अस्सलाम वालेकुम जी, कब तक के साथ मैं हुरम नवाज और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ARY न्यूज़ असद खरल। किसान पैकेज की गूंज बल्दियाती इलेक्शन से पहले ही गांव-गांव जा पहुंची। इसको सरकार का करम कहिए जो कि बर वक्त है और आजकल PM साहब जलसों में बुलंदोबांग दावे करते नजर आ रहे हैं। असद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसान पैकेज का जो ऐलान किया गया है, क्या किसान इस पैकेज से खुश है, इस ऑफर से, या फिर इसको रिश्वत कहेंगे? जी वालेकुम सलाम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिला मुबालगा रिश्वत ही है और किसान समेत पूरी कौम ये जानती है कि ये रिश्वत है। और ये जो पैकेज है किसान, इसको पंजाब डिजास्टर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी वो इसको चला रही है और कौम जल्द ही इस हवाले से भी एक मेगा स्कैंडल की बाज़गश्त सुनेगी कि ये जो सारा ढोंग रचाया जा रहा है कि इसके पीछे क्या मामला था और फिर इसमें भी किस तरीके से सारी ये चीज़ें आएंगी। अच्छा असद साहब, बल्दियाती इलेक्शन में मन चाहिए नताइज के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ तालीमी इदारों का इस्तेमाल भी दिल खोल के किया जा रहा है। तो जैसे बॉयज हाई स्कूल पिंडी भटियां जो है, वहाँ पे पैकेज की बंदर बांट के लिए उसको इस्तेमाल किया गया, क्या उसको तालीम दोस्ती कहेंगे? देखिए, यही बात है कि कब तक की टीम ने किसान पैकेज का जायजा लेने के लिए ग्राउंड पे गए। हाफिजाबाद में हमने पिंडी भटियां जो है वहाँ पे दौरा किया और वहाँ पे जो इसकी जो बंदर बांट की आपने बात की है, उसके लिए वहाँ पे एक बॉयज स्कूल जो है उसका जो है चुनाव किया गया और लगता ये है कि वो जो बेसिकली वो दानिश स्कूल तो नहीं था, लेकिन जिस इंतजामिया ने उसका चुनाव किया है उस जगह का, वो अक्ल दानिश से जरूर आ रही थी। अच्छा। और जिस तरह आपने बताया कि ये तलीम दोस्ती है या क्या है, हालांकि वहां पे कब्जा माफिया ने हजारों कनाल सरकारी जो जमीन है, जो 5 अरब का स्कैंडल है, जो कि नैब और इंतजामिया के हवाले से वो क्या खेल खेला जा रहा है, इस हवाले से हम किसी प्रोग्राम में उस पर तफसील से बात करेंगे। वो जगह मौजूद है, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने वहां पे जो किया, और हमने वहां पे जिस तरह देखा कि वहां पे खैमे बस्तियां बनी है, जगह जगह पोस्टर बने हैं, और जो स्कूल जो पहले ही आपको पता तालीम और सेहत की जो सूरत हाल पंजाब में है, तो अब ये जो किसान पैकेज है इसके लिए भी उन्होंने वो स्कूल जो है और जो दूसरे इदारे हैं तालीमी और जो सेहत के मराकज हैं, वहाँ पे ये पैकेज के हवाले से ये बंदर बांट का जो सिलसिला है ये जारी है। अच्छा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा साहब कि ये वाकई ही तालीम दुश्मनी है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं फिर आके उस पर बात करेंगे। खेमों की बस्ती है, सजे हैं नारों से दरो दीवार, कहीं से मुतासरीन आए और ना ही ये है मीना बाजार। पिंडी भटिया का बॉयज हाई स्कूल है जहां पर है मेले का समा। कौम के मेहमान आए तो थे तालीम हासिल करने, मगर तफरी में लगा दिए गए। हाफिजाबाद की जिले इंतजामिया को क्या सूझी कि तालीमी सरगर्मियों के मुकाबिल सियासी सरगर्मियों को ला खड़ा किया। शामियाने, कुर्सियां, सरकारी चाय पानी, ये तो शुरू हुई किसान पैकेज की कहानी। सब्ज इनकलाब के दावे सुनते किसान हार गया। इलेक्शन का मौसम आते ही हुक्मरानों को याद आ गया। जिमनी हो या बल्दियाती इंतखाब, लालच धौंस को कैसे भूलेंगे जनाब। किसान तो था मुद्दतों से नजरअंदाज, यकायक शाहों को किस तरह आ गया याद। वजीर आजम ने कर दिया 341 अरब के पैकेज का ऐलान। भूख सहने वाले, प्यासा रहने वालों को चंद टकों की भीख, खुददार को शर्मिंदा करना बिल्कुल नहीं है ठीक। इलेक्शन आते ही इमदाद क्या नहीं है खुद गर्जी, या वाकई जनाब को किसान से है हमदर्दी। गरीब लोग जो हैं वो बेचारे पिस रहे हैं, किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा जिनका हक बनता है, और 5-5 हज़ार देना फी एकड़ के हिसाब, ये कोई इमदाद नहीं है, ये सब वोट लेने के लिए इन्होंने बनाया। अगर ऐसा है तो हमदर्दाना फैसले दू बदू कीजिए, मुजस्मे मुशक्कत के बहते पसीने की खुशबू सूंघिए। मांगता नहीं आपसे कोई ठेका, परमिट या प्लॉट, फसल ही है उसकी शान और फसल ही जान। किसान की फसल को खरीदने वाला कोई नहीं है। वो बेचारा पहले तो सारे 6 माह इसको जो है ना वो तैयार करता रहा और इतनी मुश्किल से रातों को पानी लगाता रहा, और फिर जो है वो जब मंडी में आया तो उसके पास उससे जो है फसल खरीदने वाला कोई नहीं है। बगैर पैसों के फेंक कर चला जाता है, फिर चक्कर लगाता रहता है, उसको जो है ना वो मिलती है। तो हुकूमत को चाहिए था कि अपने पड़ोसी मुल्कों को देखते हुए किसान और जो है वो पाकिस्तान के लिए और इसकी माइशत के लिए और ये इस रीढ़ की हड्डी को कायम रखने के लिए खातर खा जो इकदाम करती, जिसमें हमें नजर आता है कि शायद ये ख्वाब ही हो, कभी ना पूरा हो सके। करप्शन करे ना मांगे कमीशन, धरती का सीना चीर कर अनाज उगाए, सोना उगाए और मिट्टी जैसे मोल पाए। जूं जूं खेत में खाद डाले, खुद रो महंगाई को ही पाले। भूख मिटाए, बच्चे का तन ढांपे या बेटी की डोली उठाए।
उसे भी तो कोई जिंदगी का करीना सिखाए। महंगाई से निजात और टैक्सों का बोझ उठा लीजिए, मजलूम तबके की भी दुआ लीजिए। फी एकड़ 30,000 नुकसान और 5,000 दान, इसे कहते हैं इमदादी पैकेज का ऐलान। खाद, तेल और बिजली सस्ती कीजिए, सपोर्ट मिलेगी और वोट भी लीजिए। अगर किसान हार गया तो मईशत हार जाएगी। आपके दस्तरखान से भी पुलाव और बिरयानी की खुशबू उड़ जाएगी। जी असद साहब, हमने रिपोर्ट देखी। खाद, तेल और बिजली सस्ती कीजिए, सपोर्ट मिलेगी और वोट भी लीजिए। अगर किसान हार गया तो हुक्मरानों की टेबलों से बिरयानी और पुलाव ये सब कुछ उड़ जाएगा। जो किसान है उन्होंने तो हुक्मरानों को आगाह कर दिया। देखिए, बात यही है कि ये बड़ी वाकई बड़ी ये एक मैं समझता हूँ खतरनाक सूरत हाल है कि जो ज़राअत और जो क्योंकि आबादी जो हमारी 70% जो आबादी है पाकिस्तान की वो शोबा जो ज़राअत से वाबस्ता है, मुंसलिक है। और अगर आप देखे जाए हमसाया मुल्क का अगर मुआवजा जिस तरह उन्होंने बताया किया जाए, वहाँ पे एक तो आपको बिजली उनको किसानों को फ्री मिल रही है, खाद उनको सस्ती मिल रही है, और फिर उनको जो टैक्स और गैर जरूरी जो उनके ऊपर जो पैदावारी लागत उनकी बहुत कम है हमसे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो जिस तरह डीजल के ऊपर फिर बिजली महंगी हमें किसानों को मिल रही है, फिर उसके बाद इनको जो गैर जरूरी जो टैक्सेस हैं, और फिर इनकी जो जिस तरीके से उन्होंने बताया वाकई कि 30,000 से ज्यादा इस वक्त फी जो एकड़ है वो ज्यादा पैदावारी लागत होने की वजह से नुकसान हो रहा है। अगर सिर्फ इनकी जो पैदावारी लागत कम कर दी जाए तो बहुत सा उसमें गवर्नमेंट को जो 341 अरब जो है, कितने इससे स्कूल बन सकते थे, कितने इससे जो हॉस्पिटल बन सकते थे, सड़कें बन सकती थी, और ये इतना बड़ा जो पैसा है जाहिर बात है उन सेक्टर से निकाला गया है और उसका को किसानों को भी कोई फायदा नहीं होगा, मुल्क को भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, बल्दियाती एक स्टैंड के तौर पे ये जरूर इस्तेमाल होगा, लेकिन इसका जो अगर देखा जाए कि 30,000 अगर लॉस हो रहा है फी एकड़ किसान को, और वो भी हर किसान को हर एकड़ का ये 5,000 भी नहीं मिल रहा, ये भी जस्ट लाइक आप समझें कि बहुत कम है, यानी 20-30% भी कवर नहीं होगा जितना ज्यादा रकबा है ज़ेरे काश। तो इस हवाले से मैं देखता हूं कि ये भारत और इसके हवाले से बहुत फर्क है, लेकिन एक बहुत अहम फर्क है कि भारत और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहां पे कोई सागदार नहीं है। अच्छा, तो अच्छा साहब 5,000 आपको क्या लगता है ये मुनासिब है किसानों को देने के लिए, या ये बहुत कम नहीं है रकम? देखिए, इस वक्त चूंकि मेरा रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक है, ठेका जो था ना जमीनों का 1 एकड़ का 60,000 तक चला गया था, यानी लाहौर के नवाह में या 50, 40 या 100 किलोमीटर तक जो एरियाज हैं वहां पे ये सूरत हाल चल रही थी, यानी एवरेज है 30-40 हजार भी था और 60,000 तक भी चला गया। अच्छा। अब जो है टोटल मैं बता रहा हूं कि 30,000 उल्टा लॉस हो रहा है, 30 से 35,000 रुपया फी एकड़ जो है। और लोगों ने जिस तरीके से जो चावल 2 साल से लोग रुल रहे हैं, आड़ती उनको पैसे नहीं दे रहे और लोग धक्के खा रहे हैं, आगे चावल बिक नहीं रहा, और फिर खासतौर पर उस वजह से लिमिटें जो ली हुई थी वो भी डिफॉल्ट कर रहे हैं। उस हवाले से इकोनॉमी के ऊपर बड़ा डिफॉल्ट का रेशो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जाहिर बात है चावल 2-3 साल से पड़े हैं, वो बिकेंगे, आड़ती कहते हैं हमारे पे चावल नहीं, उन्होंने लिमिटें ली हुई बैंकों से। तो पूरा एक सर्कल ये बैड गवर्नेंस की वजह से जो सारा 2 साल से इतना क्राइसिस आया। पहले वही लोग मैं बता रहा 60,000 जो ठेका दे रहे थे और उसमें उसको प्रॉफिट भी होता था, जाहिर बात है फी एकड़ के ऊपर 60,000 50,000 तक ठेका था। तो अब ठेकेदार भी भाग गए हैं, बैंक डिफॉल्ट हो रहे हैं बड़ी तेजी से, और जो किसान है उसकी तो जिस तरह मैंने बताया कि कमर टूट गई है बिल्कुल, कि 5,000 के लिए वो किसान एक खुददार है, वो भिखारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं अखबारात में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वो चेक उनको दे रहे हैं जैसे वो कोई भिखारी हैं, वो मेहनत कश है और जफाकश है और वो अपनी मेहनत से कमाई करते हैं। लेकिन ये टैक्स पेयर का जो 341 अरब रुपया लगा के उनको इस तरह दिया जा रहा है जैसे उनको कोई भीख दी जा रही है। अच्छा साहब, वजीर आजम के इमदादी पैकेज के हवाले से किसानों के क्या तहफ्फुज़ात हैं, आइए पहले वो सुनते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਕੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਿਓ ਰੇਟ ਰੂਟ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤਾਜਰ ਵੀ ਮਰੇ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁੜ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਪਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ। ये पैकेज तो दरअसल में ये इलेक्शन के लिए है, इसमें जिम्मेदार का तो कुछ फायदा नहीं है। ये 5,000 रुपया तो ऊँट के मुंह में जीरा है, तो नुकसान 50,000 का फी एकड़ के हिसाब से हो रहा है, तो 5,000 रुपया तो कुछ नहीं है। ये हुकूमत ने किया है, इसलिए इलेक्शन पर असर अंदाज होने के लिए किया है।
जी असद साहब, देखा आपने, किसान तो उसे सियासी जो रिश्वत है वो करार दे रहा है। अब ये बताइएगा कि इमदादी पैकेज के नाम पर इलेक्शन चुराने के जो हरबे हैं कब तक जारी रहेंगे? देखिए, ये जो इमदादी पैकेज आया, पहले भी 2 साल से रोल रहे हैं किसान। उनका चावल बिक नहीं रहा, गंदम का जिस तरह सपोर्ट प्राइस है, और फिर गन्ने में जिस तरह जलील हो रहा है, खास तौर पर पंजाब और सिंध में जो हुक्मरानों की मिलें हैं, किस तरीके से हांग के पुलिस के जरिए फोर्स करके लोगों को लाया जाता है, वहां पे उनकी ट्रालियां खुश किया जाता है गन्ना, और फिर उसमें जिस तरीके से उनको सीपीआर दे के फिर उनको किस्तों में पैसे दिए और बकारी के तौर पे जिस तरह वो किसानों को बना के रख दिया गया है, जिस तरह अब ये पैकेज भी आ गया। एक तो जिस तरह गंदम के हवाले से देखा आपने, पैदावार लागत बढ़ रही है और उनको जो उसका जो उसकी लागत है वो ज्यादा है और प्रॉफिट उसका कम हो गया है। इस सपोर्ट प्राइस बहुत कम हो रही है और जो ऊपर ज्यादा टैक्सेस हैं, बिजली महंगी कर दी गई है, और फिर डीजल जो और जो दूसरे जो पेट्रोल है, और इस हवाले से मैं समझता हूं कि ये जो अभी इन्होंने ये 2 माह पहले चलाया लोधरा में, जिस तरह आपने देखा, खास तौर पे वहां पे जाके अनाउंस किया गया ये, और फिर ये जो हाफजाबाद है, बेसिकली ये वो एरियाज हैं खास तौर पे स्पेसिफिकली जहां पे फेज 2 का जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, उन्हीं एरियाज में चुन चुन के ज्यादातर जो टीमें एक्टिव की गई हैं, और पंजाब जो डिजास्टर मैनेजमेंट और पंजाब की पूरी इंतजामिया को इसके हवाले से लगी हुई है। और खास तौर पे फिर पटवारियों का जिक्र आ गया, उन्होंने कहा जी वो पटवारी आते तो खा जाएंगे। मसला यही है कि ये जो 341 अरब है ना, ये एक बढ़ जाएगा किसानों में, तो मेरा ख्याल है 10% भी 342 अरब का नहीं जाएगा। साहब, आपने इश्तेहार की बात की, मैं भी आज अखबार में पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि अब तक कपास और चावल के 45,000 काश्तकारों में 1 अरब 95 करोड़ रुपए से जायद की इमदादी रकम तकसीम कर दी जा चुकी है। देखिए, ये इमदादी रकूम का जो जारी जो करने का सिलसिला है ना, ये बंद होना चाहिए। ठीक है। देखिए, ये जिस सेक्टर के लिए पैसा लोग टैक्स देते हैं, लोगों की बुनियादी जो सहूलतें हैं, वो सेहत है, पानी है और एजुकेशन है, ये आप इसकी बजाय जो 400 या 350 अरब आपने दे दिए, अगर यही आप खाद के ऊपर उनको जो कुछ कम कर देते हैं, उनकी कीमतें जो आपने भारी टैक्स उसके ऊपर अगर आज किए गए हैं, फिर इस तरह आप जो उनको बिजली में कुछ फैसिलिटीज दे रहे थे, तो उस पर ना तो आपको ये 400 अरब देने की जरूरत थी, और ना किसान को जो है आपने भिखारी जो बना के रख दिया है, और जिस तरह दरब दरब ठोकरें और फरिश्तें जल्दी में मुरतब की गई हैं, उसमें यादों के क्वाइफ गलत हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं। उतनी देर में बल्दियाती इलेक्शन 19 नवंबर को आ जाएगा, कुछ को मिलेंगे कुछ को नहीं मिलेंगे, और ये भी उनके डराया जा रहा है कि जो बंदा वोट नहीं देगा, जो उनके हमारे कैंडिडेट जो हमारे याफ्ता ओपनली उसकी सपोर्ट नहीं करेगा, इमदादी पैकेज से उसको सपोर्ट नहीं मिल सकेगी। यानी इस हद तक इस चीज को यूज किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चैन से सोया है, और उसकी पीटीआई की सिर्फ फॉरेन फंडिंग याद आती है, लेकिन ये जो सारा मामला हो रहा है उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। जिस तरह NA-122 के हवाले से आपने देखा कि इतनी मैसिव रिगिंग हुई, उनको गुजरा उसके ऊपर भी कान की जूं भी नहीं रही। असद साहब, इस हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, किसान पैकेज के हवाले से बात करें, कहीं मत जाए, हाजिर होते हैं। पाकिस्तान के जो इस वक्त काश्तकार हैं, उनकी चूँकि बैरूनी मंडियों में कीमतें गिर गई हैं अपना जो है वो अशिया की, इसलिए यहाँ पर भी हमारे रुई के काश्तकारों को और फिर चावल के काश्तकारों को जो है वो नुकसान हुआ। उस नुकसान को हुकूमत एक पैकेज के ज़रिए से पूरा कर रही है उनकी, और उनको पैकेज के ज़रिए से उनकी इमदाद कर रही है ताकि वो अगली फसल जो है वो अपने बर वक्त उसको काश्त कर सकें। उसके लिए 341 अरब रुपए का पैकेज हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर हुकूमत ने पैकेज देना होंदा, वो घर बैठे बिठाया साढ़े कोल पटवारी मौजूद ने, गवर्नमेंट मुलाजमान की ड्यूटी ये है कि किसानों के मसाइल हल करे। उस तो बाद लोग बिल्कुल जलील हो रहे हैं। ते ए जनाब फजर दा इत्थे आया ते अज मैं चाह पिया पीना ते यो पी पी के मर जाने। जी वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं किसान पैकेज के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसान बोर्ड पाकिस्तान सरफराज अहमद खान साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया अपने कीमती टाइम में से। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि बजट खसारे के बाद IMF के कर्जों के इजरा में मुसलसल शराइत आयद करा है, बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल भी आ गया, और दूसरी जानिब वजीर आजम ने 341 अरब रुपए का किसान पैकेज है उसका भी ऐलान कर दिया है। तो ऐसा क्यों किया गया, क्यों ऐलान किया गया? बुनियादी तौर पर
یہ جو پیکج ہے جس کا 15 ستمبر کو اعلان کیا گیا، وہ جب بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول طے ہو چکا تھا اس وقت اس کا اعلان کیا گیا، یعنی اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ. نمبر 2، اس کے ذریعے سے جس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس مسئلے کا حل تو نہیں ہوا، البتہ نمائش کے لیے اور تشہیر کے لیے ایک مواد تیار ہو گیا جو کہ ہم میڈیا کے اوپر، پرنٹ بھی اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی اس تشہیر کی مہم کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر کروڑوں روپے علیحدہ خرچ ہو رہا ہے. یہ فرمایا وزیر اعظم صاحب نے کہ چاول کے کاشتکاروں اور کپاس کے کاشتکاروں جو 12.5 ایکڑ تک کے کاشتکار ہیں ان کو 5,000 روپیہ فی ایکڑ دیا جائے گا. جیسے آپ وقفے سے پہلے خود کہہ رہے تھے کہ جب نقصان جو ہے وہ 30-35 ہزار روپے فی ایکڑ کا ہے تو اس میں 5,000 روپیہ کا یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کی برابر ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اس کی جو ادائیگی ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، وہ سیاسی بنیادوں پر ہو رہی ہے. وہ مسلم لیگ نون کے جو فیلڈ میں موجود ہیں عہدیداران وہ لسٹیں تیار کر کے دے رہے ہیں، ان کے ذریعے سے پیمنٹ ہو رہی ہے. تیسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ سارے کے سارے کسان اس میں شامل نہیں، صرف جو 12.5 ایکڑ والے جو نون لیگ کے ذریعے سے آئیں گے ان کو ملے گا، ان کا نقصان بھی پورا نہیں ہوگا. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ ان پیسوں کے نتیجے میں خزانے کے اوپر ایک طرف بوجھ پڑنا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ IMF نے اس سال کی پہلی سہ میں ریونیو ٹارگٹ پورا نہ ہونے کے پر کہا ہے کہ 40 بلین کے ٹیکسز اور لگائیے ان کو کور کرنے کے لیے. کسی بھی دانا آدمی کو ہنسی آئے گی جو میں اب بات یہ کرنے لگا ہوں کہ ایک طرف 500 روپیہ فی بوری DAP پر سبسڈی دی جا رہی ہے اور دوسری طرف DAP کی بوری پر سیلز ٹیکس لگا ہوا ہے، یعنی سیلز ٹیکس بھی آپ وصول کر رہے ہیں اور آپ سبسڈی بھی دے رہے ہیں، تو آپ سیلز ٹیکس ہٹا دیجیے. سرفراز صاحب، آپ چونکہ سابق ممبر FBR بھی رہے ہیں اور آپ اتنے وہ یعنی سادہ بھی نہیں ہیں، جو انہوں نے اصل میں سبسڈی بھی دے رہے ہیں وہاں پہ بھی ان کا کک بیکس کمیشن بنتا ہے اور جو سیلز ٹیکس لگاتے ہیں آپ کو پتا ہے وہاں پہ بھی ان کا کمیشن بنتا ہے. تو ظاہری بات ہے دونوں طریقے سے دونوں ہاتھوں سے جس طرح کہتے ہیں لوٹتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ بھارت کے حوالے سے جس طرح فصل کی وہ پہلے جو ہے سپورٹ پرائز جو اس کا اعلان کر دیتے ہیں اور دیگر ممالک میں بھی ایک فوڈ کا سیکورٹی سسٹم رائج ہے، پاکستان میں کون سا اس طرح جو زراعت کو سہارا دینے کے لیے، چونکہ خود بھی براہ راست آپ کاشتکار ہیں اور آپ کے اس شعبہ سے وابستہ ہیں، کہ ہے اس طرح کا کہ جس پہ کسانوں کو ایکسپورٹ کے حوالے سے اربوں روپے کا جو زر مبادلہ اسے کما سکے، جس طریقے سے ہمارے پاس وافر زمین بھی ہے؟ اسد خان صاحب، بات یہ ہے، میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا کہ اصل حل جو تھا وہ کسان بورڈ پاکستان نے ان کو باقاعدہ تجویز کیا کسان راج تحریک کے ٹائٹل کے تحت کہ آپ جو اہم فصلات ہیں ان کی سپورٹ پرائس فکس کیجئے اور پھر منڈی میں انٹرونشن کے ذریعے سے آپ یقینی بنائیں کہ کسانوں کو وہ مقرر کردہ قیمت ملے. اور یہ تجربہ آلریڈی انڈیا میں کافی سالوں سے ہو رہا ہے. پچھلے سال مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر کاشتکاروں کی تنظیموں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اور ریاست کی حکومت بھی وہ مسلسل قیمتوں پر نظر رکھتی ہے اور جس سال بھی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو وہ کراپ انشورنس کے نام سے سرکاری طور پر ان کو اتنے پیسے مہیا کر دیتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہے. زراعت وہ پیشہ ہے جو زمین کے اوپر کاشت ہونی ہے، موسم کھلا سامنے، ویدر کے تمام اثرات اس پر آنے ہیں. ہر ملک میں زراعت کو فوڈ سیکیورٹی کے نام پر اس کو یہ انشور کیا جاتا ہے کہ کسان کو اتنا ایک طرف اس کی پیداوار بڑھائی جائے، دوسری طرف اس کا منافع اتنا ہو کہ جس سے اس کا کام جو ہے وہ چلتا رہے. یہاں پر کیا سرفراز صاحب جو 2 سال سے صورتحال چل رہی ہے، آپ فصلیں کاشت کریں گے جس طریقے سے خسارہ کتنی دیر تک برداشت کر سکیں گے؟ گنا، کماد اس میں، اور پھر جو چاول، اور یہ بھی کیا امپورٹ کریں گے یہ فصلات جو ہیں پاکستان کے لیے اربوں روپے زر مبادلہ خرچ کر کے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں بطور کسان کے میں اپنی بات کر رہا ہوں. مجھے اس وقت جو میں نے 386 لگائی تھی بیچی ہے، وہ پچھلے سال وہی جو 1100 روپے من پہ بکی تھی، اس سال وہ 630 روپے پہ بکی ہے.
कायनात बासमती की किस्म है, पिछले साल 2200 रुपए में बिकी थी, इस साल 900 रुपए में बिकी है। अब मेरे पास साथ ही एक और बड़ी अहम बात है कि आगे से जो बेची भी जा रही है उसके पैसे आड़ती से नहीं मिल रहे, और इस वक्त गंदम की काश्त का सीजन है, गंदम की काश्त लेट हो रही है और उधर से एक तो रेट कम है और पैसे नहीं मिल रहे। एक अहम बात असद खलसा मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा, चावल का सबसे बड़ा मसला ये है कि 68 मिलियन टन पैदा होता है, निसब से ज़्यादा एक्सपोर्ट होना होता है। एक्सपोर्ट में इनकी अपनी कोताहियों की वजह से हमने खलीजी रियासतों में, ईरान में जो हमारा चावल जाता था और वहाँ उसका ब्रांड के तौर पर बिकता था, वो सारा इंडिया कब्जा कर चुका है, और नतीजा ये है कि एक्सपोर्ट नहीं हो रही। एक्सपोर्ट ना होने की वजह से स्टॉक्स में जो है वो चावल पड़ा हुआ है, और चावल के काश्तकार जो हैं उनको ये 5-5 हज़ार रुपये का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। बात यह है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एक तरफ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ पैदावार बढ़ाने के लिए, तीसरी तरफ ऐसे बीज जो हैं वो इजाद करने के लिए जो मौसमी हालात से मुतासर ना हो। और यही सूरत हाल कपास वालों के साथ हुई है। कपास वालों का जो 4000 रुपये मन फुटी बिकती थी 2 साल पहले, वो इस वक्त 2100 रुपये, 2000 रुपये, 1900 रुपये, 2200 रुपये के ऊपर बिक रही है, और उनके लिए मुमकिन ही नहीं रहा कि वो काश्तकारी को बतौर मुनाफा बख्श कारोबार के अपना काम जो है वो चला सके, ये मुमकिन ही नहीं रहा। सरफराज अहमद खान साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसान बोर्ड पाकिस्तान हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पहले सैलाब के बाद और अब किसान पैकेज के बाद जो है 5000 फी एकड़ का फिगर कहां से आया है, और ये कम या ज्यादा क्यों नहीं, और इस फॉर्मूले का खालिक कौन है असल में? ये मैं उस वक्त इत्तफाक की बात है कि कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मैं मौजूद था जब वजीर आजम साहब ने इस पैकेज का ऐलान किया। 5000 रुपये की फिगर कहां से आई, ये भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है। पिछले साल जब सैलाब आए, मैं पंजाब की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक मीटिंग में मौजूद था, तो ये तय पाया जा रहा था कि जहां पर सैलाब आ चुके हैं वहां पर किसानों को अगली फसल यानी गंदम काश्त करने के लिए इस काबिल बनाया जाए कि उनको 40 किलो बीज मिल जाए, 1 बोरी खाद की मिल जाए, और इस तरह से वो 5000 रुपये की फिगर वर्कआउट हुई। वरना इस फिगर का, ये 5000 रुपये की फिगर का ना कोई सर है, ना कोई पैर है, और ना इसका कोई तल्लक किसान के नुकसान से है, ना ही मसले का हल है। मसले का हल था कि आप स्पोर्ट प्राइस फिक्स करते और उस प्राइस पर आप उसको कीमत दिलवाते। दूसरा हल ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट, जो सरप्लस आपके पास चावल है, उसकी बरामद का बंदोबस्त कीजिए। आखिर क्या वजह है, कहीं तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि खलीजी रियासतों में और ईरान में जहां हमारा चावल जाता था वहां चावल जाना बंद क्यों हुआ या कम क्यों हुआ, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक्स क्लियर नहीं हो रहे। और या आखिरी हल ये है कि कोई मुतबादल फसल बता दें किसानों को कि जहां चावल काश्त होते हैं वो चावल की बजाय कोई और मुनाफा बख्श फसल जो है वो काश्त करें। उसके लिए भी आपको रिसर्च के जरिए से ही हल ढूंढना पड़ेगा, वरना ये कब तक ये मामला जो है वो चलता रहेगा। सरफरा, कपास के काश्तकार भी बदकिस्मती से, उनके भी जिस तरह आपने बताया कि काटन से क्या खेल है, और बीज जो है उसके इस्तेमाल और पैदावारी सलाहियत के हवाले से भी जिस तरह आपने बात की, भारत की अम्पला किस तरह हो सकती। अगर आप मुझे इजाजत दें 1 मिनट की, तो साथ ही ये बता दूं, इस वक्त शुगर केन का, कमाद का, गन्ने का क्राइसिस सर पे खड़ा है। आज नवंबर की ये तारीख हो चुकी, अभी तक क्रशिंग सीजन शुरू नहीं हुआ, और पिछले साल 180 रुपए मन बिका था, इस साल अफवाह है 148 रुपए की, उसका भी रेट कम करने की, और करोड़ों रुपया हुकूमत के जो मुख्तलिफ जो शुगर मिलों वाले हैं उन्होंने किसानों के अदा नहीं किए हुए। और अभी चंद दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन में एक मीटिंग हुई थी शुगर एडवाइजरी बोर्ड की, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। तो शुगर मिलों वाले कह रहे थे कि जब तक आप हमें शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं देते और उसके ऊपर रिबेट की रकम नहीं बढ़ाते, हम क्रशिंग सीजन शुरू नहीं कर सकते। अब सरफराज साहब, एक तरफ तो शुगर इंडस्ट्री वाले अरबों रुपए जो है रिबेट और सब्सिडी की मद में लेते हैं, और दूसरी तरफ किसान बड़ी मुश्किल से गन्ना वहां पे पहुंचाता है पैसे खर्च करके, उसको 2 साल भिखारियों की तरह हाथ में CPR की पर्चियां पकड़ा दी जाती हैं, और मिलों के बाहर जिस तरह हाँ के ले जाया जाता है, और साथ
उनके एजेंट खड़े होते हैं और वो कहते हैं अंदर जितना 148 रुपए भी है वो कहते हैं हमें 90 रुपए नगद लेने तो ले लो, वो भी मिलों ने पैसे दे के उनको खड़ा किया होता है। तो किसान को इस तरह से लूटा जा रहा है और ये इनको तो पैसे पिछले भी नहीं मिले। और क्या 5,000 जो आपको जिस तरह बता रहे हैं इससे मामला चलता रहेगा इस तरह आपका सिलसिला? ये मुमकिन ही नहीं। मैंने गुजारिश की कि जब तक बुनियादी रिफॉर्म्स नहीं की जाती, पूरे सेक्टर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए, उस वक्त तक ये मुमकिन ही नहीं है। यानी दो चीज़ों की हमने बात की, चावल की और कपास की, साथ अब गन्ने का जो है जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। ये सीजन, क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला है, गंदम की बिजाई नहीं हो रही और शुगर मिलों वाले गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि जब तक आप एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देंगे और साथ रिबेट बढ़ाकर नहीं देंगे हम क्रशिंग सीजन शुरू नहीं करेंगे। आप खुद ही बता दीजिए कि चारों तरफ से किसानों को बाकायदा घेरा जा रहा है। आलू की बात कर लें, मक्की की बात कर लें, चावल की बात कर लें, कपास की बात कर लें, गन्ने की बात कर लें, किसी फसल की बात कर लें। और आपकी दिलचस्पी के लिए और नाजरीन के सुनने वालों के लिए कि इस साल जो ज़राअत के सेक्टर में इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक फसलात में सिर्फ 1% ग्रोथ हुआ था और उनमें भी जो बड़ी फसलें हैं उनका ग्रोथ सिर्फ 0.29% था, 1% भी नहीं था। अब मुसलसल ग्रोथ नीचे जा रही है चूंकि किसान के पास पॉसिबल नहीं है, उसके पास कोई पास अंदाज पूंजी तो होती नहीं, ना ही वो रिसर्च का काम कर सकता है। ये सारे काम करने वाले हुकूमत के हैं, लेकिन हुकूमत की ये तरजीह नहीं है। हुकूमत की तरजीहात वो हैं। बीइंग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसान बोर्ड पाकिस्तान, सरफराज साहब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप किसानों को क्या तजावीज़ फराहम करेंगे और किसानों को अब रहनुमाई कौन देगा? किसानों को मैं यही पैगाम देना चाहूंगा, मुनज़्ज़म हो जाएं। जब तक मुनज़्ज़म नहीं होंगे उस वक्त तक मामला ठीक नहीं होंगे। नंबर 2, धड़े बंदियों की बुनियाद पर वोट देकर मलकियती जमातों को बार बार मुंतखब करते हैं। उन लोगों की तरफ आए जो ईमानदार हैं, जो इश्यूज की बुनियाद पर वोट का अपनी स्ट्रेंथ जो है वो ज़ाहिर करने। वरना एक दिन अगर वो दूध बंद कर दें, एक दिन वो सब्जियां बंद कर दें तो सबको होश आ जाएगा और सारे के सारे जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि इस अंदाज से जैसे भेड़ बकरियां होती हैं, चूंकि वो मुनज़्ज़म नहीं है और मुनज़्ज़म नहीं है उन तक चीजें पहुंचती नहीं है, उन तक चीजों की। अच्छा सरफराज साहब आप ये बताइएगा, आप काश्तकारों को फसल काश्त करने के हवाले से क्या तजावीज़ देंगे, पर्टिकुलरली उसके बारे में बताइएगा। नहीं, अभी जो प्रॉब्लम है, मैं खुद किसान हूं, यानी अभी जब मुंजी मैंने काटी है, खेत खाली हुए हैं, मेरे सामने कोई और हल नहीं है कि मैं गंदम बोऊं। खेत खाली है, अगर मैं खाली रखता हूं तो मेरा गुजारा कैसे होना है? अगर गंदम काटी जाएगी तो उसके बाद जहां चावल काश्त होते हैं वहां चावल काश्त होंगे, जहां कपास काश्त होती है वहां कपास काश्त होती है। यही तो मैं कह रहा हूं कि हुकूमत को सामने आकर किसानों में ये शऊर पैदा करना कि अच्छा अब आप ये फसल बोनी छोड़ दें, उसकी बजाय ये बीज हमने नया निकाला है, ये नई फसल हमने निकाली, आप इसको या मौजूदा जो फसलें हैं उनको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उनकी पैदावारी लागत कम करें और जहां सरप्लस है उसके एक्सपोर्ट का बंदोबस्त करें, उसको बरामद करने का बंदोबस्त करें। वरना ये जो तरीकाकार है वो साहब, उनकी जो मिलें हैं, आपने चीनी शुगर की मिलें हैं, उसकी देखें ना, एक्सपोर्ट का वो बंदोबस्त कर तो रहे हैं पहले से उन्होंने अल्टीमेट, और आपके सामने रिबेट भी मिल जाएगा और एक्सपोर्ट का बंदोबस्त भी होगा। अब मसला ये है कि असेंबलियों में जो बैठे हैं, जो वजीर आजम से लेकर जो बड़े बड़े वजीर हैं, वो तो उनका जो इस शोबे से तल्लक नहीं है, इसलिए उनकी दिलचस्पी नहीं है। 70% जो आबादी है जो ज़राअत शोबा से वाबस्ता है। जी, मैंने पहले गुजारिश की, उनकी तरजीहात जो हैं वो हैं जिनमें नुमाइश होती है। मोटरवे बनाएंगे, मेट्रो बस बनाएंगे, ऑरेंज लाइन बनाएंगे, यही पैसों के जरिए से, जितने पैसों की बात की है इतने पैसों के जरिए से बाकी काम कर लेंगे, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं करने वाले। बहुत शुक्रिया। ज्वाइन किया था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसान बोर्ड पाकिस्तान सरफराज अहमद खान साहब ने। यहाँ पे वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातों का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं किसान रिलीफ पैकेज और किसानों को दरपेश मसाइल के। असद साहब, क्या हुकूमत मैंडेट लेने के लिए किसानों को धोखा दे रही है? देखिए, मैं समझता हूँ एक तो अभी ब्रेक के दौरान भी जिस तरह वजाहत की इसाक खाकवानी साहब PTI के रहनुमा है, कोर कमेटी के मेंबर, उन्होंने कहा कि 341 अरब का जो बेसिकली ये पैकेज है ना, इसमें भी 180 अरब जो बैंकों की अथॉराइजेशन थी उसको बढ़ाया गया है। और दूसरी तरफ आपने जो बताया ना कि ये असल में जो इनकी तरजीहात है ना, जिस तरह के हमारे सरफराज अहमद खान साहब ने बताया गेस्ट ने, कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जिस तरह ये मेट्रो मनसूबे बनाना, और अभी ऑरेंज लाइन के हवाले से आपने देखा बेसिकली 165 अरब का तो सामने है ना, ये 300-400 अरब से ज्यादा एक्सीड करेगा। और फिर देखें पूरे लाहौर में आप देख रहे हैं तकरीबन 1 करोड़ की आबादी है, कि नजर आ रहा है किसी ने डिमांड की हो, लेकिन CM साहब इतने इस पे वो कहते हैं कि फौरी इस पे बनना चाहिए। और उसके लिए 2 जो अफसर हैं उनकी जो कुर्बानी दी जा चुकी है, एक उसमें SMBR हैं और एक DG आर्कियोलॉजी हैं। और अब मसला ये है कि तरजीहात इन हुक्मरानों की इस तरीके से जो नुमाइशी मनसूबे हैं, और अब सूरत हाल ये लग रहा है कि लोग जो एक तो जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन में तो ये किसान पैकेज आ गया, आगे लाहौर जो है इसके लिए जब आगे इंतखाबात आएंगे तो उस वक्त तक जो मेट्रो जो ट्रेन है उसकी लोग जो बच्चे हैं वो बोगियाँ गिनेंगे और जो लोग हैं उसको देखेंगे और उसके जो सायरन जो लोग सुनेंगे, और ख़ास तौर पे जो तालीम और सेहत का जो पैसा है ये 300-400 अरब का पूरे पंजाब का वो काट के और वो इधर लगाया दे जाएगा। और जो पीने का पानी जो है वो उसको पीने के बजाय साफ जो पानी है उसके बजाय लोग जो मेट्रो ट्रेन को हाथ लगा के अपनी प्यास बुझाएंगे। तो ये सूरत हाल अभी किसानों के हवाले से देखा जाए, इस हुकूमत ने कभी भी किसान दोस्त पॉलिसियां नहीं बनाई। मैं सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल इसकी दे देता हूँ कि जब देखे पाकिस्तान का बेहतरीन एक नहरी निज़ाम था, इन्होंने तबाह किया। अरबों रुपए के एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जायका से सिर्फ किकबैक कमीशन के लिए उन नहरों की लाइनिंग कर देगी, पक्की कर देगी, सीपेज ऑफ वाटर खत्म हो गया। और जिस तरह आपने देखा हेपेटाइटिस का मर्ज बढ़ गया, पानी का वाटर लेवल नील चेक चला गया, और स्काप स्कीम जिस तरह ने तबाह की, और 32 से 32 हजार जिस तरह 5,000 की स्कीम। किसानों के जो मसाइल है वो किसानों की जबानी सुनते हैं। कणक का रेट भी जेड़ा वो भी असी सुन रहे हैं कि 750 तो 800 हो रहा है। इस वास्ते असी कणक बीजण वास्ते तैयार ही नहीं हाँ। 4,000 तो DAP लेके 2,000 तो यूरिया लेके असी नहीं बीजांगे। हाल ये है कि ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क में है, कोई और भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में ज़राअत हो रही है, तो उन कम अज़ कम आप नहीं बना सकते तो उनकी पॉलिसियों को ही देख लें। ये होना ये चाहिए था कि ये जो इन्होंने पैकेज का ऐलान किया है इसमें ये खाद का रेट घटाते और कम करते, दूसरा जो है डीजल का रेट कम करते, बिजली फ्री देते। ये डायरेक्ट जो है ना जिम्मेदार को इसका फायदा पहुंचता। लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, लोगों को लालच दिता जाए, भाई लोग आखिर जी मजीद ये हुकूमत जे सानू मजीद पैकेज देसी, ये सरासर गलत है। ये अगर देनी हुंदा तो पहले गवर्नमेंट सुती थी। जो किसान है वो बेचारा, उसको जो उसकी मुश्किलात हैं वो ये हैं कि उसको इस दफ़ा भी मुंजी का रेट सही नहीं मिल सका। उसकी वजूहत ये है कि पिछले साल और उससे पिछले साल के भी जितने चावल हैं वो मार्केट में पड़े हुए हैं, राइस मिलने के गोदाम भरे पड़े हैं। जब तक ये एक्सपोर्ट नहीं होंगे ज़मींदार को अच्छा रेट नहीं मिलेगा। जो इंडिया की मार्केट है ना जी, उसका रेट हमसे तकरीबन 150 या 200 के करीब डॉलर कम रेट है। जो नया रेट निकला है वो तकरीबन 670 के करीब, 700 के करीब उसका रेट है। और हमारी मार्केट के जो रेट हैं पहले ही से ज़्यादा कीमतें निकल रही हैं। इस वजह से बहर जो है वो पाकिस्तान को, हमारे एक्सपोर्टरों को बिल्कुल आर्डर नहीं मिल रहे। इंडिया के रेट हमसे कम है, इसी वजह से जो बहर के ख़रीदार हैं वो सारे के सारे जो है वो इंडिया से ख़रीदारी कर रहे हैं। जी ऐसा साहब, सुना आपने, किसानों ने तो मसला भी बता दिया, उसका हल भी बता दिया, तजावीज़ भी उन्होंने दे दी। वो पैकेज नहीं, फसल की कीमत मांग रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जो तजावीज़ उन्होंने दी है, क्या हुकूमत देखिए अब बात ये है तरजीहात की, और फिर बात आ जाती है गवर्नेंस की है। ठीक है, ये 70% आपकी जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है जो शोबा ज़राअत से वाबस्ता है, और आपके मुल्क की जो मईशत है उसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि गवर्नेंस से पता नहीं इनको कोई मसला है। जिस तरह आपने देखा कि जब कोर कमांडर के कॉन्फ्रेंस में बात गवर्नेंस की हुई तो उसके ऊपर ये खास एक माइंडसेट है, और खास तौर पे आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि PMLN की स्ट्रेटजी है। महमूद अचकज़ई साहब आपको नजर आएंगे, खुर्शीद शाह साहब नजर आएंगे, क्योंकि ये बाद में इन्होंने वो बयान से भी मुनरफ हो जाना होता है, और ये उन्होंने कहना होता है कि हमारे तो किसी मिनिस्टर ने बयान नहीं दिया। आप मुझे ये बताएं कि ये सारी प्री प्लान चीज है। PTV के कैमरामैन वो स्पेशली जो इसको रिकॉर्ड किया जाता है, अच्छा, हालांकि निजी चैनल तो वहां पे अलाउ ही नहीं है। PTV वहां पे स्पेशली इनकी स्पीचेस जो करवाई जाती हैं और उसके बाद उसको मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस करके उनको चलवाया जाता है,
اور پھر جس طرح آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے ابھی یہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے، یعنی ایک طرف سے آرمی کو ملائن کرنا، یہ وتیرہ بنا لیا انہوں نے، اور 2-3 لوگ جو آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے جو جن کے لنکس جو ہیں وہ کسی سے ڈھبی چکی بھی بات نہیں ہے۔ اب محمود اچکزئی صاحب کے کیا سٹیکس ہیں، یہ جو ان کی جو کرپشن کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے نیکسس ان کے ہیں، اور پھر خورشید صاحب کے آپ کس طرح ان کے اوپر آپ ان کا کریکٹر جو ہے آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ 2-3 لوگ آپ کو ہمیشہ اس طرح کے کرائسس میں نظر آئیں گے اور وہ ایک بیان اس طرح کے پہلے دے دیں گے، اس کے بعد ایک وضاحتیں شروع ہوگی۔ حالانکہ یہی چارج شیٹ اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے جب سینٹ پہ گئے ہیں تو یہی ساری چیزیں وہاں پہ انہوں نے بھی نشاندہی کی ہے۔ تو آپ دیکھیں پھر انہوں نے انڈیا سے خبر لگوائی، یہ پینٹاگون کے حوالے سے جو ذرائع سے لگائی ہے نا، یہ انڈیا سے، اور سیٹھی صاحب جو ہے 4 نومبر سے گئے ہیں اور 7 نومبر کو واپس آئے ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ پی ایم ایل این بیک ڈور کی بات کریں، کسان تو لوٹ گیا نا، یہ جو رائس ٹریڈرز ہیں وہ بھی مندی کا رونا رو رہے ہیں، تو تجارت کے لیے نئی منڈیاں جو ہے وہ تلاش کرنا آخر پہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں یہ حکومتوں کی ہمیشہ ذمہ داری ہوتی ہے، کسان انڈیویجول لیول پہ یا کوئی ایک تنظیم جو ہے اس کا کام تو نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے، اور حکومت کی ترجیحات ہی نہیں ہے۔ یہ حکومت کی ترجیحات ہے بڑے بڑے منصوبے، میگا پروجیکٹس 400 ارب کے، 300 ارب کے۔ آپ دیکھیں یہ جس طریقے سے ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، آپ پورے پاکستان کے عوام کا جو پیسہ ہے یا پورے صوبے کا پیسہ ہے، اگر آپ ایک کسی شہر کے اوپر لگائیں گے، اسے آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے جو بنیادی ان کو سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہو سکے گی، وہ پیسہ ادھر سے آئے گا، یا پھر آپ لوکل بینکوں سے اٹھائیں گے یا باہر سے لائیں گے۔ اور جس طریقے سے یورو بونڈ لایا گیا، وہ جس طریقے سے جتنی باری، ایک طرف سے کہتے ہیں ہمارے زرعی مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے 20 ارب ڈالر تک چلے گئے، دوسری طرف 8.5% پہ یہ یورو بانڈ جو ہے سارا ہے، اور کیسی بات ہے کہ 50 ارب ہم نے لیے ہیں اور 49 ارب مقاصد کے حصول کے وقت جاگنے والے حکمرانوں سے ہم یہ کہیں گے کہ کسی کی تو بر وقت سن لیں۔ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، شو کا وقت ختم ہو رہا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔